हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक सिंगल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल ऑफ टेट ज्ञान। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंगल है। मैं टेट ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के सामने लाए हैं। और देखिए, इस चैप्टर में हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर जिस चीज से डील करता है वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब आपका स्थानीय प्रशासन किस प्रकार का है, और स्थानीय प्रशासन से ही डील करता हुआ ये चैप्टर है जिस पर हर साल कुछ ना कुछ सीटेट के पेपर में आप लोगों से पूछा जाता है। देखिए, जहां तक स्थानीय प्रशासन की बात है, मैं आपको बता दूं, देखिए स्थानीय प्रशासन में हम लोग पंचायती राज के बारे में आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और जहां तक पंचायती राज की बात है, हम लोगों को समझ लेना ये बहुत जरूरी है कि पंचायती राज से जुड़ी कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को समझनी चाहिए और माननी चाहिए और आपको याद रखनी चाहिए। देखिए, जहां तक स्थानीय प्रशासन पंचायती राज की हम लोग बात करते हैं, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत में 1990 के दशक में दो संवैधानिक संशोधन पारित किए गए थे। और ये दो संवैधानिक संशोधन जो पारित किए गए थे 1990 के दशक में, एक था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और एक था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हमने हमारे भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची को ऐड किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं 11th शेड्यूल। और इस 11वीं अनुसूची के अंतर्गत हमने पंचायती राज संस्थाओं के बारे में जिक्र किया और भारत में एक 3 स्तर की पंचायती राज संस्थाओं को बनाने का प्रावधान पारित किया गया हमारे भारत के संविधान में। तो ये सब चीज है जो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। ये वो सारी चीजें हैं जो आप अगर अपनी कॉपीज में साइड बाय साइड नोट डाउन करते चलें तो मैं समझता हूं आप लोगों को इन सब चीजों को याद रखने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटी के ये चैप्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं अगर इनको बहुत अच्छे से पढ़ा जाए। तो आइए शुरू करते हैं पंचायती राज संस्थाओं के बारे में। मगर हम पंचायती राज संस्थाओं तक जाने से पहले अगर मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछूं कि भारत में स्थानीय प्रशासन का जनक कौन था, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्थानीय प्रशासन का जनक भारत में किस इंसान को कहा जाता है, तो ये ब्रिटिश काल के बिल्कुल ब्रिटिश काल का एक इंसान जिसको आप लोग लॉर्ड रिपन के नाम से जानते हैं, इन्हीं को ही भारत में स्थानीय प्रशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। जब मैं हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब लॉर्ड रिपन के बारे में कुछ और चीजें होंगी जिनके ऊपर हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर जो कि पंचायती राज संस्थाओं से डील करता है। पहली बात तो पंचायती राज क्या है? ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति है जिसको भारत में 11वीं अनुसूची के अंतर्गत लिखा गया था, जो कि 1990 के दशक में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इस 11वीं अनुसूची को हमारे संविधान में जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं का जिक्र किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था, क्यों जोड़ा गया? देखिए, लोगों के हाथों में शक्ति को देना, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करना और गांव की जरूरतों को पूरा करना। देखिए, हमारे भारत में आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग आज सरकार तो बना देते हैं, आज सरकार बिल्कुल जो हम लोगों की बनती है। देखिए, जब भी किसी सरकार को बनाना हो और अगर मैं किसी सरकार के सफलतापूर्वक कार्य को बताऊं कि हां ये सरकार बहुत सफल रही है, हर एक सफल सरकार की पहचान वो होती है, वो सरकार जिसका काम बॉटम टू अप हो, नीचे से ऊपर की तरफ, कि सबसे ज्यादा शक्ति आपने किसी भी सोसाइटी के निचले स्तर को दी है और उसी के बेसिस पर आपने अपनी सरकार बनाई है। मगर आज भारत में जिस प्रकार की नीतियों को पारित किया जाता है वो अप टू बॉटम है। वो सब चीजें आज बड़े बड़े ऑफिसों में बनाकर बनाई तो जाती हैं नीतियां, मगर जब तक उसको इंप्लीमेंट करने की बारी आती है तो जितना अमाउंट हमने ऑफिस में बैठ के पारित किया होता है उतना नीचे तक पहुंचने पर नहीं बचता और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण नहीं हो पाता।
इसलिए पंचायती राज संस्थाओं को भारत में इसीलिए बनाया गया कि जमीनी स्तर पर भी भारतीय लोकतंत्र को उतना ही मजबूत किया जा सके जितना भारतीय लोकतंत्र को संविधान में लिखा गया है। और इसलिए आज भारत बहुत गर्व से यह चीज बोलता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जबकि अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, मगर आज की डेट में भारत ही सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक को भारतीय लोकतंत्र पर पूरा विश्वास है और आज कोई भी भारत के लोकतंत्र पर उंगली नहीं उठा सकता है। इतना विश्वास हमने कायम किया। बात करते हैं अनुच्छेद 243 क की, जो कि ग्राम सभाओं के बारे में बात करता है। ग्राम सभा एवं पंचायत क्षेत्र में रहने वाले वयस्क जनता, मतलब 18 से ऊपर की जनता को आप लोग वयस्क जनता कहते हैं, की सभा होती है। जो ग्राम सभा होती है वो पंचायती क्षेत्र में रहने वाले वयस्क जनता की सभा होती है। इसमें सिर्फ एक गांव भी हो सकता है और एक से ज्यादा गांव भी हो सकते हैं। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने और ग्राम सभा की अगर मैं बात करूं तो यह ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने में रोकती है और इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेही बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां भी बनाती है, जैसे कि स्वरूप निर्माण समिति। अमर और अगर गांव में एक सामुदायिक का भवन बनवाना है तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं तो कुछ पंचायत के होते हैं। तो अगर देखा जाए तो ग्राम सभा का काम आप लोगों को क्या समझ में आता है कि ग्राम सभा की जहां तक बात होती है, ग्राम सभा पहली बात तो पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने में रोकती है। ग्राम सभा सभी ग्राम सभा के चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखती है और उनको लोगों के प्रति ना तो जिम्मेदार बनाती है बट जवाबदेही भी बनाती है, क्योंकि भारत के लोकतंत्र की आज सबसे बड़ी मजबूती का कारण ही ये है। लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र जो लोगों का तंत्र हो, और अगर कोई इंसान, कोई भारत का नागरिक आपसे कुछ पूछता है तो वो आपको बताना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी चयनित है, उसके लिए इलेक्शन होते हैं और इन्हीं लोगों ने आपको चुनकर भेजा है और इन्हीं लोगों के प्रति आप पूरी तरीके से जवाबदेही है आपकी, और इसी चीज को सुनिश्चित करती है ग्राम सभा, जो कि बहुत जरूरी है। इसके बाद देखते हैं अगली चीजें क्या है। अब आता है ग्राम पंचायत। देखिए, एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभाजित होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। जो पंचायत का मुखिया होता है उसको वार्ड पंच और सरपंच ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के लिए एक सचिव होता है जिसकी जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। सचिव का काम क्या है? ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक को बुलवाना और जो भी चर्चा और निर्णय हो उनका एक रिकॉर्ड रखना, ये उस सचिव का काम होता है और ये सचिव सरकार के द्वारा चयनित किया जाता है। अब आती है ग्राम पंचायत के क्या काम होते हैं। ये तीसरा स्तर है बेटा। ग्राम पंचायत के कार्य पढ़ लेते हैं। सड़कों, नालियों, स्कूल, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और उनका रखरखाव करना। उसी तरफ स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देना संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, यह भी ग्राम पंचायत का एक काम है। छोटे छोटे बांध जो कि नालों पर बनाए जाते हैं उनसे पानी संरक्षण हेतु उपाय को सुझाना और लागू करना भी ग्राम पंचायत की एक जिम्मेदारी है।
ग्राम पंचायत की आमदनी के क्या स्रोत होते हैं, हम लोगों ने काम तो गिना दिए, मगर इन कामों को करने के लिए देखिए ग्राम पंचायत बहुत प्रकार के करों की वसूली करती है। करों के साथ साथ और ऐसे कौन कौन से काम हैं जो ग्राम पंचायत करे जिससे अपनी आमदनी को वो इतना आगे बढ़ा ले, अपनी आमदनी, क्योंकि अगर ग्राम पंचायत को आमदनी नहीं होगी तो वो तरह तरह के विकास कार्य किस प्रकार से ग्राम में इंप्लीमेंट करेगा। तो इसलिए ग्राम पंचायत की क्या क्या आमदनी के स्रोत हैं, इन सब चीजों का उल्लेख भी 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आप लोगों को दिया गया है। देखिए घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि ग्राम पंचायतों को जाती है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है वो भी ग्राम पंचायतों को जाती है। समुदाय के काम करने के लिए मिलने वाला दान भी ग्राम पंचायत के खाते में ही जाता है। पंचायत को अच्छे काम करने के लिए पंचों को निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। निर्मल ग्राम एक बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ये उन पंचों को दिया जाता है जिन्होंने अपने अपने ग्राम के लिए बहुत अच्छे कार्य करे हैं। ये निर्मल ग्राम पुरस्कार ये बताता है कि ये पंच किस प्रकार से अपने ग्राम में विकास कार्यों को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत आगे रहे और बहुत बढ़ चढ़कर इन्होंने सरकार को सहयोग भी दिया। अब आते हैं पंचायत के 3 स्तर कौन कौन से हैं। देखिए अगर मैं पंचायत के 3 स्तरों की बात करता हूं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी समिति थी जिसने भारत में पंचायत के 3 स्तरों के बारे में बताया कि अगर पंचायत होगी तो वो 3 स्तर की होगी। तो ये सब चीजें आपने सोचनी है और मुझे बतानी है कि भारत की कौन सी, भारत में क्या कहते हैं, कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसने जो 3 स्तर वाली पंचायत समिति थी वो क्या कहते हैं रिकमेंड करी थी। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं तो ये सब चीजें आप लोगों को बतानी है। और मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं भी पता चलता है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी हैं, क्योंकि कभी के बार देखिए सीटेट का पेपर कब आपसे कौन सी चीज पूछ ले, ये सब चीजें हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस समिति का नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, वो समिति जिसने भारत में 3 स्तर वाली पंचायत का जिक्र सबसे पहले किया था। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, ये किसी भी पंचायत के 3 स्तर होते हैं। पंचायत राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी होती है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तर पर सुनिश्चित होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा विकास खंड का होता है। इससे जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहा जाता है। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत बैठती है और यह तीसरा स्तर है और सबसे बड़ा भी। जिला परिषद जिले के स्तर पर विकास योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद में पंचायत सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था भी करती है ताकि सारी योजनाओं को अच्छी तरीके से ग्रामों में इंप्लीमेंट किया जा सके। पंचायत संबंधी कानून प्रत्येक राज्य में अलग अलग हो सकता है। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज उठाने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पंचायत के स्तर पर हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए। कुछ अन्य तथ्य जहां तक पंचायतों की बात है, पंचायत राज्य सूची का एक विषय है और राज्य सूची का उल्लेख कहां पर है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। देखिए भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो कुल मिला के भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और इस 12 अनुसूचियों में 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल में 3 प्रकार की सूचियों का जिक्र है। पहली सूची है केंद्र सूची जिसको आप लोग बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरी सूची है राज्य सूची जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरी सूची को कहा जाता है समवर्ती सूची जिसको कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। और इस 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों के बंटवारे के ऊपर विवरण दिया गया है
और उसी में राज्य सूची में हमने पंचायती राज्य को भी मिलाया है, जिससे यह पता लगता है कि पंचायत पर कानून बनाने का अधिकार केवल उस राज्य की सरकार के पास है, ना कि केंद्र सरकार के पास। तो अब बात होती है पंचायत के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। इस संविधान संशोधन अधिनियम की सहायता से 11वीं अनुसूची भाग 9 और 16 नए विषय जोड़े गए थे। 24 अप्रैल सन 1993 को हम लोग पंचायत दिवस मनाते हैं। पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य था कौन सा? जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि पंचायती राज लागू करने वाला अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि पहला राज्य कौन सा होगा, तो आपका क्या उत्तर रहेगा? बिल्कुल सही जवाब। पंचायती राज जो ये सिस्टम है इसको इंप्लीमेंट करने वाला पहला राज्य था राजस्थान। और राजस्थान के कौन से ग्राम में पंचायती राज को सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया था, ये भी आप कमेंट सेक्शन पर लिख के मुझे बताएंगे। चलते हैं अगला। देखिए पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य था राजस्थान। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत संबंधित अनुच्छेद है और बहुत सारी डिटेल्स इसमें दी गई है। उसी तरफ 243 बी ये अनुच्छेद त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में बात करता है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत, हर पंचायत के 3 स्तर। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे छोटा ग्राम पंचायत, उसके बाद ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति या जनपद पंचायत, ये एक ही है, और सबसे बड़ा होता है जिला पंचायत। इस तरीके से पंचायत के 3 स्तर होते हैं जो हम लोगों को पता होने चाहिए। अब आते हैं सीटेट में पूछे गए कुछ प्रश्न, जिसके बारे में आज की क्लास में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप पहला प्रश्न अपनी इसमें देख पा रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर काम करती है। सिंपल सा उत्तर है कि पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर काम करती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जो कि सीटेट के देखा जाए तो 2012 के पेपर में आप लोगों से पूछा गया था सवाल। अब आता है जनपद पंचायत के अंतर्गत। जनपद पंचायत के अंतर्गत इन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस को मार्क कीजिए। कई नगर पालिका वार्ड होते हैं, कई ग्राम सभाएं होती हैं, कई ग्राम पंचायत होती हैं, या कई जिला परिषद होती है। हमको पता है कि हर पंचायत के 3 स्तर होते हैं। अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूं, हर पंचायत के 3 स्तर होते हैं। सबसे छोटा ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद आता है पंचायत समिति, जिसके बारे में ये हमसे पूछ रहा है। जनपद पंचायत या पंचायत समिति एक ही बात है। और सबसे बड़ा होता है जिला पंचायत। तो अगर आप पंचायत समिति या जनपद पंचायत की बात कर रहे हैं तो जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें शामिल होती है। 3rd ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं होता है? ग्राम पंचायत का कार्य इसमें से कौन सा नहीं होता है? गांव की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव करना, यह होता है। स्थानीय कर लगाना और उसको इकट्ठा करना, यह होता है या नहीं होता है? ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है। गांव के लोगों को रोजगार देना संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। देखिए जैसे कि आपको बताया गया था क्लास में कि पंचायत सचिव को सरकार द्वारा चुना जाता है, ग्राम पंचायत पंचायत सचिव को नहीं चुनती है। तो ऐसे में 3rd क्वेश्चन का 3rd ऑप्शन एक ऐसा कार्य है जो ग्राम पंचायत नहीं करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछता है ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ग्राम सभा के बारे में, यह जिले में सभी गांव के सरपंच की बैठक का स्थल है। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाने तथा कार्रवाई का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनरीक्षण किया जाता है। ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों को धनराशि के वितरण को नियमित करती है। तो इस
चौथे प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट सेक्शन पर मेरे को लिख के देने वाले हैं। इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं पे होती है समाप्त। और इस क्लास में आज आपने क्या सीखा? पंचायत के 3 स्तर। इसके साथ साथ आपने मुझे यह भी बताना है कि वो कौन सी समिति थी जिसने भारत में 3 स्तरीय और त्रिस्तरीय पंचायत को रिकमेंड किया था। इस सभी के साथ आज की क्लास होती है यहीं पे समाप्त। आप लोगों को अगली क्लास में मैं बहुत जल्द ही मिलूंगा, जिसमें कुछ और टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास वेरी सून। गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।